हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद शमशाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईसीए एकेडमी में। मैं मोहम्मद शमशाद आपका बायोलॉजी मेंटर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर 2। इससे पहले हम लोग ने लेक्चर 1 में पढ़ा था टिश्यू का डिफिनीशन और देखे थे कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू है जो मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म डिफरेंट जर्म लेयर से ऑरिजिनेट हुए थे। आज हम लोग उन चारों टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं फिर से। आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिश्यू। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो एनिमल वर्ल्ड में जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है ये मेनली 4 टाइप्स के टिश्यू के बने हुए हैं। ये अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन फंक्शन एंड लोकेशन, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड लोकेशन animals have mainly 4 types of tissue। यदि हम लोग नाम लिखे चारों का नाम 1 2 3 4, तो फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड टाइप है मस्क्यूलर टिश्यू, फोर्थ टाइप है न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। हमारे हिंदी मीडियम के छात्र के लिए याद रखना है कि जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार की होती है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। 4 तरह की ऊतक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट से ये चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है एपी, एपी का मीनिंग होता है अपन, अपन का मतलब क्या होता है ऊपर, और दूसरा वर्ड है थेलिया। ये जो थेलिया वर्ड है, थेलिया वर्ड का मीनिंग होता है कवरिंग और टू ग्रो। तो जनरल हम लोग एक एपिथेलियल टिश्यू का डिफिनीशन देखें तो एक एपिथेलियल टिश्यू क्या है, तो यह किसी ऑर्गन के ऊपर, जनरली यह किसी ऑर्गन के ऊपर ग्रो करेगा और कवरिंग बनाएगा। एनसीईआरटी कहता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किसी ऑर्गन के ऊपर कवरिंग बनाता है। तो ये या तो ऑर्गन के ऊपर कवरिंग बनाएगा, तो ये या तो इसका फ्री सरफेस या तो किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा और नहीं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये जो स्किन है, स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, तो स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के। जबकि हम लोग स्टमक की इंटरनल लाइनिंग की बात करें तो स्टमक का इंटरनल लाइनिंग हम लोग के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा। एनसीईआरटी क्या कहता है, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड कवरिंग। ये कवरिंग प्रोवाइड करवाएगा और नहीं तो लाइनिंग प्रोवाइड करवाएगा। यदि बाहर से है तो बोलेंगे कवरिंग, अंदर से है किसी ऑर्गन के तो बोलेंगे लाइनिंग। यह कवरिंग तथा लाइनिंग फॉर सम बॉडी पार्ट, इट प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम बॉडी पार्ट। यदि हम लोग लोकेशन की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू हम लोग के बॉडी में कहाँ मिलता है, ऐसे तो हम लोग जब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सिंपल स्क्वैमस कहाँ मिलता है, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ मिलता है, सिंपल कॉलमनार कहाँ पर मिलता है। अब हम लोग एक मोटी माइंड में आइडिया डेवलप करें कि ये कहाँ मिलेगा, तो हम लोग को याद रखना है कि ये जितने भी हम लोग के हॉलो ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है हॉलो ऑर्गन उसके इंटरनल लाइनिंग में मिलेगा या ट्रैक की इंटरनल लाइनिंग में मिलेगा और आउटर कवरिंग में मिलेगा। तो आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गन के आउटर लेयर में मिलेगा। दूसरा बात याद रखना इसका लोकेशन, ये मिलेगा हम लोग के बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं सब ग्लैंड्स में मिलेगा, जितने भी ग्लैंड है सब ग्लैंड में मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखना है, ये हम लोग के इनर लाइनिंग में मिलेगा, इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन।
जो हॉलो ऑर्गेन है जिसके अंदर इम्पिटी स्पेस है, जिसके अंदर इम्पिटी स्पेस है उसमें मिलेगा, ये हॉलो ऑर्गेन में मिलेगा, नहीं तो ट्रैक में मिलेगा। जितने भी ट्रैक है टिब्यूल्स हैं सब में मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का एक ये ट्रैक है, आर्टरी है, ये एक आर्टरी है, आर्टरी या वेन है। तो आर्टरी या वेन ये बना होता है 3 लेयर का। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है और ये है थर्ड लेयर, ये है थर्ड लेयर, 3 लेयर है। तो जो सबसे आउटर में लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं, आउटर लेयर को हम लोग है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये एक्सटर्नल लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाले को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। जो सबसे इनर में लेयर है इसको कहे ट्यूनिका इंटरना। तो ये जो ट्यूनिका इंटरना होगा किसी भी ट्रैक का, उसमें एपिथेलियल टिश्यू पाई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का जनरल फीचर कि एपिथेलियल टिश्यू के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यदि हम लोग जनरल फीचर की बात करें तो जनरल फीचर में याद रखना है, ये जो टिश्यू है 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। ये टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, मतलब इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या तो बहुत कम होगा और नहीं तो अब्सेंट होगा। फर्स्ट फीचर याद रखना है, ये जो जनरल फीचर है, जनरल फीचर में याद रखना है, ये जो हम लोग का फर्स्ट फीचर है ये इट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, इसका पैकिंग बहुत कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्टली पैक्ड बोलने का मतलब क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड बोलने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है इसका मतलब क्या है कि ये जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड है मतलब हैविंग very little or no intercellular space, ये फिर से आप लोग को याद करवाते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस किसको कहते हैं। हम लोग पढ़े थे कि ये एक टिश्यू है, ये इसमें ये सेल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो दो सेल के बीच जो इम्पिटी स्पेस है इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। याद रखना है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू में जो टिश्यू होंगे ये पास होंगे, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा या अनुपस्थित होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फीचर, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस कम है। सेकेंड फीचर की बात करें तो सेकेंड फीचर है एपिथेलियम का कि इट इज एवैस्कुलर। मीन्स एवैस्कुलर कहने का मतलब क्या है, यह जहां भी होगा एपिथेलियल टिश्यू वहां ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ब्लड का सप्लाई पुअर होगा, नहीं होगा। एवैस्कुलर कहने का मतलब है कि नो ब्लड सप्लाई, एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, नो ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट यदि हम लोग थर्ड फीचर की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का थर्ड फीचर है कि ये जो है ब्लड सप्लाई नहीं है। तो एक बात आती है कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं, जिंदा कोशिका होती है, सबका रिक्वायरमेंट है कि उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे में तो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसका डेथ हो जाना चाहिए, लेकिन डेथ नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा उसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ही प्रोवाइड करेगा उसको न्यूट्रिशन। तो हम लोग थर्ड याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे एपिथेलियम होगा उसके नीचे में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो याद रखना है इट ऑलवेज रेस्ट ऑन ए सेलुलर
ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमेशा ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेगा। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके नीचे हमेशा न्यूट्रिशन के लिए कनेक्टिव टिश्यू होगा। नेक्स्ट फीचर याद रखना है, इंपॉर्टेंट फीचर है कि अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू आर ऑलवेज present, underlying connective tissue are always present, underlying connective tissue are always present। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होगा। देखते हैं ये अभी हम लोग जो 4 फीचर देखे हैं, पहला फीचर है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है या नहीं है। दूसरा फीचर है कि यह एवैस्कुलर है, ब्लड सप्लाई नहीं है। तीसरा याद रखना है कि ये हमेशा एसेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगा। और फोर्थ फीचर अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा है कि अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू आर ऑलवेज प्रेजेंट, इसके नीचे ऑलवेज हमेशा अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फीचर। अगला जो फीचर है, अगला फीचर याद रखना है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कनेक्टिव टिश्यू से। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एसेलुलर है, ये बनता कहाँ है, कहाँ से बनेगा, तो याद रखना है कि ये जो बनता है कुछ इसका कुछ पार्ट बनवाएगा एपिथेलियल टिश्यू और कुछ पार्ट बनवाएगा कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग इतना फीचर को देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या, तो हम लोग नोट करते हैं। ये हो गया हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग पहला फीचर लिखे थे कि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में, दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। हम लोग को दिख भी रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं है तो बहुत कम। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। सेकेंड फीचर याद रखना है, ये हो गया हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम, शॉर्ट में लिख देते हैं बीएम। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना आप लोग को कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर है, इसमें 2 लेयर पाई जाएगी, एक ऊपर में थिन लेयर है, नीचे में थिक लेयर है। तो ऊपरी लेयर को हम लोग बोलते हैं बेसल लेमिना। एक्चुअली याद रखना है ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर से बना हुआ है, एक है बेसल लेमिना, बेसल लेमिना जो जस्ट एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है, और एक है फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिना। लेमिना वर्ड जहां भी आप लोग को मिले बच्चे तो समझना कि लेमिना का मीनिंग होता है लेयर। एक है फाइब्रस लेयर, एक है बेसल लेयर। बेसल लेयर होगा टुवर्ड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बेस में, और फाइब्रस लेयर होगा टुवर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया हम लोग का सीटी, कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया हम लोग का एपिथेलियम। याद रखना है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखे हैं ए सेलुलर है। ये जो फाइब्रस बेसल लेमिना है, बेसल लेमिना के बारे में याद रखना है, ये जो है पहला बात ये थिन लेयर है, और दूसरा बात ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। इसके बारे में याद रखना है कि ये थिक लेयर है, ये थिक लेयर है, और ये बना होता है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबर का बना हुआ, इसलिए इसको बोले फाइब्रस लेमिना। ये एपिथेलियल टिश्यू के बेस में है, इसलिए इसको बोले हम लोग बेसल लेमिना। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन न्यूरॉन्स का सप्लाई है। याद रखना ये नर्व सप्लाई है, एपिथेलियल टिश्यू में नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, इसमें ब्लड वेसल से नहीं है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स का सप्लाई है, और इसी के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू इसमें न्यूट्रिशन जाएगा। याद रखना है यहाँ पे जो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन जो एपिथेलियल टिश्यू को मिलेगा, ये मिलेगा बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। यदि हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू के नेक्स्ट फीचर की बात करें, तो एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स होगा, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं पे फोल्डिंग आ सकता है।
तो जहाँ पे फोल्डिंग आएगा तो यदि फोल्डिंग आउटवर्ड होगा तो बोलेंगे इवाजिनेशन है, अंदर की तरफ होगा इनवर्ड होगा तो बोलेंगे इनवाजिनेशन है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू में जनरली इवाजिनेशन पाई जाती है। तो नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं, फिफ्थ पांचवा फीचर है कि सेल्स में हैव इवाजिनेशन। सेल्स में हैव इवाजिनेशन। यदि हम लोग इवाजिनेशन की बात करें, इवाजिनेशन है क्या, तो याद रखेंगे इट इज नथिंग बट आउटवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटवर्ड फोल्डिंग है। जैसे में देखा जाए तो मान लेते हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एपिथेलियल सेल है। ये जो एपिथेलियल सेल है इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की कवरिंग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इवाजिनेट कर गया, बाहर की तरफ निकल गया। याद रखना है बच्चों कि यदि कहीं पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए या हो सकता है कि अंदर की तरफ फोल्ड कर जाए, दो प्रोबेबिलिटी है। यदि बाहर की तरफ फोल्डिंग होगा तो आउटवर्ड फोल्डिंग को हम लोग बोलेंगे इवाजिनेशन, अभी जस्ट बताए हैं। इनवर्ड फोल्डिंग को हम लोग बोलेंगे इनवाजिनेशन, इनवर्ड फोल्डिंग को कहे इनवाजिनेशन। याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू में इवाजिनेशन पाई जाती है। तो ये हो गया इवाजिनेशन। इवाजिनेशन और एपिथेलियल टिश्यू में जो इवाजिनेशन है ये तीन टाइप की पाई जाती है। इवाजिनेशन यदि फोल्डिंग बहुत छोटा हो, फोल्डिंग बहुत छोटा हो तो इवाजिनेशन को हम लोग कहेंगे माइक्रोविलाई। इवाजिनेशन को कहेंगे माइक्रोविलाई। फोल्डिंग यदि लॉन्ग हो तो बोलेंगे ये सिलिया है। और सिलिया दो टाइप का होता है, एक होता है काइनोसिलिया, एक होता है स्टेरियोसिलिया। ऐसा सिलिया जिसमें मूवमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरियोसिलिया है, सॉरी काइनोसिलिया। और जिसमें मूवमेंट नहीं होगा उसे कहेंगे स्टेरियोसिलिया। तो सिलिया दो टाइप का है, एक है काइनोसिलिया, काइनोसिलिया, काइनोसिलिया मूवेबल होगा, और एक है स्टेरियोसिलिया, स्टेरियोसिलिया। मतलब हम लोग को समझ में आया कि ये जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल में इवाजिनेशन हो सकता है और इवाजिनेशन तीन टाइप का पॉसिबल है। यदि बहुत छोटा होगा तो बोलेंगे माइक्रोविलाई है, यदि लंबी होगी और मूवमेंट दिखाएगी तो बोलेंगे काइनोसिलिया है, यदि लंबी है लेकिन फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, तो बोलेंगे स्टेरियोसिलिया है। नेक्स्ट बात याद रखना है कि ये जो है एपिथेलियल सेल के पास रीजेनरेशन कैपेसिटी हाई होती है, जिसके कारण कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू में रीजेनरेशन हाई है, इसको सेल डिवीजन बहुत फास्ट करना पड़ेगा। तो इसके कारण इसमें कभी कभी ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसर फॉर्मेशन होने का चांस भी बना होता है। यदि हम लोग एक जनरल डाटा देखें तो सबसे ज्यादा हम लोग को मिलेगा एपिथेलियल सेल का कैंसर। जैसे में फीमेल में कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर, जबकि मेल में जो प्रोस्टेट का कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर है, ये कॉमन है। अभी जस्ट हम लोग देखें जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स एपिथेलियल सेल के बने होते हैं। या प्रोस्टेट कैंसर जो मेल का कॉमन कैंसर है, ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, उसमें कैंसर होता है। ये जो हम लोग बोले ब्रेस्ट कैंसर, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रेस्ट के अंदर में एक अल्विलाई होती है, अल्विलाई में भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके अंदर ही कैंसर हो जाता है। और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम भी एपिथेलियल सेल से बना होता है, उसमें भी कैंसर होते हैं। हम लोग को एक जनरल बात समझ में आई कि कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है एपिथेलियल सेल में। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि इट हैज वेरी फास्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी, रीजेनरेशन कैपेसिटी एंड सेल डिवीजन कैपेसिटी। सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन और रीजेनरेशन दोनों बहुत फास्ट होगा। सो याद रख लेना है, सो मैक्सिमम अंडर
सो मैक्सिमम अंडर रिस्क ऑफ चांस, अच्छा है रिस्क बोले, मैक्सिमम अंडर रिस्क ऑफ ट्यूमर और कैंसर फॉर्मेशन, इसमें ट्यूमर या कैंसर होने के चांसेस भी अधिक है। यदि हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, यदि हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो याद रखेंगे एपिथेलियल टिश्यू में सेल की स्ट्रक्चर की बेसिस पे 3 तरह की सेल्स पाई जाती है, स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल तथा कॉलमनार। देखते हैं किसे स्क्वाइमस कहेंगे, किसे कॉलमनार कहेंगे, किसे क्यूबॉइडल कहेंगे। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल इन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम में टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो इसमें सेल्स 3 टाइप के हैं। सेल्स याद रखना 3 टाइप के हैं, एक है स्क्वाइमस, सेकेंड है क्यूबॉइडल और थर्ड है कॉलमनार। 3 टाइप के सेल्स पाई जाती हैं। हम लोग समझते हैं ये तीनों को कि किसे सिंपल कहें, किसे स्क्वाइमस कहेंगे, किसे क्यूबॉइडल कहेंगे और किसे कॉलमनार। तो यदि हम लोग देखिए ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल सेल का ये है, एपिथेलियल सेल का ये है बाबू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यदि सेल्स जो हो ये फ्लैट हो, मीनिंग इसका जो लेंथ है बहुत छोटा है और ब्रेथ बहुत बड़ा है, L इज स्मॉलर देन B हो, इसको बोलेंगे स्क्वाइमस है। यदि L और B लगभग सिमिलर हो तो बोलेंगे क्यूबॉइडल है। वहीं पर यदि L बहुत बड़ा हो जाए और B बहुत छोटा हो तो बोलेंगे क्यूबॉइडल है। इसमें याद रखना है इंपॉर्टेंट बात कि ये जो L बराबर B है तो क्यूबॉइडल और L ही बड़ा हो जाए तो कॉलमनार। यदि हम लोग बात करें स्क्वाइमस का और क्यूबॉइडल का तो स्क्वाइमस और क्यूबॉइडल का जो न्यूक्लियस होगा ये ठीक सेंटर में होगा, लेकिन हम लोग कॉलमनार में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कॉलमनार का सेंटर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है ये बेस की ओर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर है। तो याद रखना है कि ये दोनों में सेंट्रल न्यूक्लियाई है, सेंट्रल न्यूक्लियाई, और इसका है बेसल न्यूक्लियाई। कॉलमनार एपिथेलियम में होता है बेसल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस टुवर्ड बेस। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में इवाजिनेशन हो सकती है। आप लोग को याद रखना है ये जो स्क्वाइमस और क्यूबॉइडल है इसमें मिनिमम इवाजिनेशन देखी गई है, जबकि कॉलमनार में मैक्सिमम। हम लोग नोट कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम इवाजिनेशन है, मिनिमम इवाजिनेशन। इसमें याद रखना आप लोग को कि जो कॉलमनार है इसमें है मैक्सिमम इवाजिनेशन, मैक्सिमम इवाजिनेशन। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल जंक्शंस और टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहे मेरे साथ। मैं मोहम्मद शमशाद, आपका बायोलॉजी मेंटर।